अब सपोज करते हैं कि ये सेम एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। ये न्यू लेवल को मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ से। सपोज करिए कि ये ओरिजिनल सेटअप है, इसमें शुगर सॉल्यूशन का लेवल हम लोग को यहाँ दिखाई दे रहा है, ओरिजिनल लेवल। एक्सपेरिमेंट के शुरुआत में अभी कोई मॉलिक्यूल्स का फ्लो नहीं हुआ है, यानी कोई भी वाटर मॉलिक्यूल्स इस बैग के अंदर एंट्री नहीं किए हैं, ठीक है ना। ये हमारा एक्सपेरिमेंट का शुरुआत है। तो अगर हम चाहते हैं कि इसमें कोई मॉलिक्यूल्स फ्लो ना करे तो हमें क्या करना होगा, यहाँ एक पिस्टन लगाना होगा और इस पिस्टन से हमको ऊपर से एक प्रेशर क्रिएट करना होगा कि यहाँ हम प्रेशर क्रिएट करेंगे, चाहे वेट रख करके हो या फिर हम हाथ से प्रेशर क्रिएट करें, ठीक है ना। तो अब नेचुरली क्या होना है, नेचुरली ये है कि वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर से अंदर की तरफ आएंगे, किस प्रोसेस की वजह से, एंडोस्मोसिस की वजह से। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि बाहर से वाटर मॉलिक्यूल्स इस बैग के अंदर ना आए तो क्या करना होगा, हमको इस सॉल्यूशन पर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना होगा कि इधर से अगर हम प्रेस करेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स अंदर नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो मिनिमम जितना प्रेशर लगाने से ऑस्मोसिस की प्रोसेस रुक जाती है, उसी प्रेशर को हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का या फिर हम कहें वाटर मॉलिक्यूल्स का इनवर्ड मूवमेंट को रोकने के लिए मिनिमम जितना प्रेशर हम लोग को लगाना पड़ेगा, उसी प्रेशर को हम लोग कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। मिनिमम कितना लगाना पड़ेगा, मैक्सिमम की बात नहीं हो रही है, कम से कम कितना प्रेशर लगा दिया जाए जिससे कि बाहर के वाटर मॉलिक्यूल्स इस बैग के अंदर न आ पाए, या फिर हम कहें कि मिनिमम कितना प्रेशर लगाने से ऑस्मोसिस रुक जाए, उसी प्रेशर को हम लोग कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। तो इसको हम लोग डिफाइन कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है ये, ऑस्मोटिक प्रेशर। It is the minimum pressure that must be exerted to prevent the passage of solvent molecules across the semi permeable membrane, SPM, ठीक है ना। या फिर आप यहां से डिफिनीशन को चेंज भी कर सकते हैं, इट इज द मिनिमम प्रेशर दैट मस्ट बी एक्सर्टेड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, ठीक है ना, कि ऑस्मोसिस को रोकने के लिए कम से कम कितना प्रेशर हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा, उसी प्रेशर को हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। कि मॉलिक्यूल्स जो होंगे, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन से लेस डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ फ्लो करने की टेंडेंसी रखेंगे। अब उनके फ्लो को रोकने के लिए हम लोग को इस सॉल्यूशन पर कितना प्रेशर लगाना होगा, मिनिमम कितना प्रेशर लगा देने से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो रुक जाए, वो न एंट्री कर पाए, उसी प्रेशर को हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। अब सेल को अगर हम लोग कहीं पर भी रखते हैं या कोई सेल है नेचुरली, उसके सराउंडिंग में जो सॉल्यूशन है, जैसे हम लोग रूट सेल की बात करते हैं, जो रूट्स होते हैं प्लांट के वो सॉइल में होते हैं, तो रूट सेल के चारों तरफ सॉइल का वाटरी सॉल्यूशन है जिसमें वाटर है, मिनरल्स है, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पर उन सॉल्यूशंस को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझे ऑस्मोटिक प्रेशर के कॉन्सेप्ट से, ठीक है ना। लेट अस कंसीडर 3 केसेस, 3 केस सपोज करते हैं हम लोग। अरे यार चौक, पहला केस यहाँ है, दूसरा केस हो गया ये, और ये हमारा तीसरा केस, ठीक है। तीनों जगह हमने एक प्लांट सेल को रखा है, और प्लांट सेल है तो सेल वॉल बना देना चाहिए हम लोगों को,
चलिए ऐसे बना लेते हैं। और ये भी हमारा प्लांट सेल है। ठीक है, वैक्यूल भी होगा। और बाकी साइटोप्लाज्म इसका है। अब बहुत डिटेल नहीं बनाया जा रहा है, सिंपली हम लोग को समझना है कॉन्सेप्ट को। 3 तरह के सॉल्यूशन में रखा गया है, ठीक है ना। अब एक ही सेल है, उसको 3 कंडीशन में रखा गया है, बस वो 3 फिगर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है ना। पहला केस ये है कि ये ऐसे सॉल्यूशन में रखा गया जिसका कंसंट्रेशन उतना ही है जितना सेल सैप का है, यानी सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसका कंसंट्रेशन जो है उसी कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में रखा गया है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। माने ये हो गया कि द सॉल्यूशन व्हिच कंसंट्रेशन इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सेल सैप। सेल सैप का जो कंसंट्रेशन है वही कंसंट्रेशन बाहर वाले सॉल्यूशन का है, तो वो आइसो मतलब सेम होता है, आइसोटोनिक हो गया। दूसरा केस है कि बाहर का सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और तीसरा केस है बाहर का सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेल सैप से ज़्यादा है, तो इसको हम लोग कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन द सेल सैप, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, आफ्टर ये पूरा जो चीज़ है इसको हम लोगों ने 2 घंटे 4 घंटे कुछ समय बाद देखा, तो देखने पर क्या मिलेगा, पहले वाले केस में नो चेंज, ठीक है, यहाँ कोई चेंज नहीं मिलेगा। जो भी आपका है ऐसे बना देता हूँ मैं, नो चेंज है, कुछ भी चेंज आपको दिखाई नहीं देगा, यानी नो चेंज का मतलब हो गया कि कोई ऑस्मोसिस यहाँ पर नहीं हो रहा है, नो चेंज। तो इससे कंक्लूजन ये निकल रहा है कि सेल को अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाएगा तो न तो उसमें एंडोस्मोसिस होगा, न तो उसमें एक्सोस्मोसिस होगा, न तो पानी अंदर जाएगा न बाहर जाएगा, तो सेल जिस स्टेट में था उस स्टेट में रहेगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ सेल जो है स्वेल अप हो जाएगा, ठीक है ना, यानी ये फुल्ली डिस्टेंडेड स्टेट में आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये डिस्टेंडेड स्टेट में क्यों आया, क्योंकि बाहर के सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम था, कंसंट्रेशन कम होने का मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन, बाहर का जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट है, ठीक है ना। ये वाला मोर डाइल्यूट हो गया और ये वाला लेस डाइल्यूट हो गया। यहां लिखेंगे तो ये क्या होगा, लेस डाइल्यूट और ये मोर डाइल्यूट, और यहां पर क्या होगा, इक्वल कॉन्सेंट्रेशन, इक्वली डाइल्यूट में लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, कंसंट्रेशन इक्वल है। तो मोर डाइल्यूट है मतलब सॉल्यूट कम है, तो पानी ज़्यादा है, पानी आसानी से अंदर गया, और ये किस फिनोमेना से गया, पानी अंदर जा रहा है, तो इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहेंगे, एंडोस्मोसिस। तो मैं ये लिख सकता हूं कि ये सेल जो है स्वेल अप, स्वेलिंग ऑफ सेल किस प्रोसेस की वजह से हुआ, ड्यू टू एंडोस्मोसिस, ठीक है। और यहां क्या होगा थर्ड केस में, थर्ड केस में इसके जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। थर्ड केस में मैं यहां बना दे रहा हूं, थर्ड केस में इसके जस्ट अपोजिट होगा, जो इसका सेल मेम्ब्रेन है वो श्रिंक कर जाएगा ऐसे, ठीक है, और सेल चला जाएगा फ्लैसिड स्टेट में,
ऐसे। जो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल से हट गया, अंदर की तरफ खिंच गया। जैसे फुटबॉल में हवा भरा हुआ है, पूरी तरह से वो डिस्टेंडेड होगा, हवा निकल जाएगा तो ब्लेडर सिकुड़ जाएगा, ठीक है ना। ठीक वैसे ही यहाँ पर ये चीज दिख रहा है हम लोग को। तो हम लोग इसको कहेंगे फ्लैसिड स्टेट, फ्लैसिड स्टेट ड्यू टू एक्सॉस्मोसिस। और इसको हम लोग कहेंगे टर्जिड स्टेट। अभी मैं डिफाइन भी कर रहा हूं टर्जिड स्टेट को और फ्लैसिड स्टेट को, ठीक है। लेकिन इससे रिलेटेड अब 2-3 और टर्म हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा। क्या क्या? देखिए, जब वाटर जब एंट्री कर रहा है अंदर, तो किसकी वजह से एंट्री कर रहा है? ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से। क्योंकि अगर ये सॉल्यूशन दोनों सेम कंसंट्रेशन के होते, दोनों इक्वली डाइल्यूट होते, तो वाटर का मूवमेंट नहीं होता। लेकिन बाहर पानी ज़्यादा है, अंदर पानी कम है, इसीलिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हुआ डिफरेंस की वजह से, और इसकी वजह से वाटर का इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है। मतलब हम लोग ऐसे इस सेल को बनाए पहले, तब समझेंगे चीजों को हम लोग। देखिए, ये मैंने सेल बना दिया, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन, और यहाँ कुछ हम लोग ऐसे वैक्यूल बना सकते हैं, ठीक है। बाकी भी सेल ऑर्गेनेल्स इसमें हैं, उनको मैं यहाँ बहुत दिखा नहीं रहा हूँ, बस मैं डॉटेड लाइन, डॉटेड पॉइंट से मैं शो कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या हुआ? ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हुआ। ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से वाटर जो है अंदर की तरफ मूव किया ऐसे। किसकी वजह से? ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से। ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है? एंडोस्मोसिस हो रहा है। और जब एंडोस्मोसिस होगा, पानी अंदर जाएगा, तो जो सेल का कंटेंट है, यानी जो उसका सेल के सेल ऑर्गेनेल्स हो गए, और जो उसका फ्लूइड कंपोनेंट यानी साइटोप्लाज्म है, वो पूरी तरह से फैलते जाएगा, और अल्टीमेटली वो सेल वॉल पर एक प्रेशर क्रिएट करेगा। यानी द कंटेंट्स ऑफ सेल विल क्रिएट प्रेशर ऑन द सेल वॉल, एंड दिस प्रेशर इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। अब ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर किस वजह से हुआ? ड्यू टू डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन। बाहर का सॉल्यूशन लेस कॉन्सेंट्रेटेड था, या हम कहें मोर डाइल्यूट था, अंदर का सॉल्यूशन लेस डाइल्यूट था, इसीलिए वाटर अंदर की तरफ मूव किया ड्यू टू डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का जब अंतर रहेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से पानी अंदर की तरफ जाएगा, एंडोस्मोसिस हुआ। जब पानी अंदर जाएगा तो सेल का जो कंटेंट है वो फैलेगा। जैसे आप गुब्बारे में हवा भरते हैं तो हवा जा करके गुब्बारे के दीवार पर एक प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक वैसे ही सेल का जो कंटेंट होगा वो इसके सेल वॉल पर एक प्रेशर क्रिएट करेगा। तो इस प्रेशर को हम लोग कहते हैं टर्गर प्रेशर। और जब ये टर्गर प्रेशर क्रिएट करेगा तो सेल वॉल भी तो एक प्रेशर क्रिएट करेगा सेल कंटेंट पर, इसके अपोजिट। आप जानते हैं ना न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो प्रेशर फोर्स की वजह से होता है। तो अगर सेल के कंटेंट इस पर फोर्स क्रिएट करेंगे तो सेल वॉल भी फोर्स क्रिएट करेगा सेल कंटेंट पर। तो इस प्रेशर को हम लोग कहते हैं वॉल प्रेशर। वॉल प्रेशर, ठीक है ना। तो देखिए, 3 प्रेशर आपको याद रखना है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो अभी मैंने डिफाइन किया, फिर टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर। कैसे डिफाइन कर सकते हैं टर्गर प्रेशर को? देख लीजिए, टर्गर प्रेशर कैसे डिफाइन करेंगे? द प्रेशर exerted by cell contents on the cell wall। कि सेल के जो कंटेंट्स हैं सेल वॉल पर जो प्रेशर लगाते हैं उसी को हम लोग कहते हैं टर्गर प्रेशर। और दूसरा क्या है? वॉल प्रेशर। वॉल प्रेशर क्या है?
इसके जस्ट अपोजिट लिख दीजिए, द प्रेशर क्रिएटेड बाय सेल वॉल, द प्रेशर क्रिएटेड बाय, या एक्सर्टेड लिखिए, exerted by cell wall on the cell content is called wall pressure। ठीक है ना, एक दूसरे के ये अपोजिट हो गए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, पूछा भी जाता है। ठीक है ना, टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर। लेकिन ये दोनों प्रेशर कब क्रिएट होगा, जब ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो डिफरेंस की वजह से और एंड ऑस्मोसिस हो। एक्सऑस्मोसिस होगा तो फिर नहीं होगा, ये एंड ऑस्मोसिस होगा। और सेल का जो ये स्टेट है इसको क्या कहते हैं हम लोग, टर्जिड स्टेट। तो टर्जिड स्टेट को भी हम लोग को डिफाइन कर लेना चाहिए कि व्हाट इज टर्जिड स्टेट। ठीक है, टर्जिड स्टेट the state of cell in which it is fully distended is called turgid state। And this condition is called turgidity। ठीक है ना, द स्टेट ऑफ सेल इन विच इट इज फुल्ली डिस्टेंडेड, जितना फैल सकता है, जितना उसका फाइनल शेप होगा, उस शेप में जब सेल रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं टर्जिड स्टेट, और इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं टर्जिडिटी। कब होगा ये, जब मैक्सिमम एंडोस्मोसिस हो चुका होगा, तब जाकर के सेल का कौन सा स्टेट आएगा, टर्जिड स्टेट आएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब इस पर हम लोग बात करते हैं कि ये जो फ्लैसिड स्टेट है, फ्लैसिड स्टेट में क्या होता है, पानी निकलना शुरू हुआ, धीरे धीरे पूरा निकल गया। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, पानी बाहर की तरफ ऐसे निकल रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सऑस्मोसिस। तो एक्सऑस्मोसिस जब होगा तो धीरे धीरे वो सिकुड़ना शुरू होगा, श्रिंकेज होगा। ठीक है ना, द साइटोप्लाज्म विल श्रिंक एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल विड्रॉ इटसेल्फ फ्रॉम द सेल वॉल। जो साइटोप्लाज्म है वो अंदर की तरफ सिकुड़ना शुरू होगा, जिसकी वजह से जो उसका सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो सेल वॉल के कांटेक्ट में था, लगभग चिपका हुआ था उससे, वो अंदर की तरफ आ जाएगा, यानी उससे अलग हो जाएगा। तो इस स्टेट को हम लोग कहते हैं फ्लैसिड स्टेट, और इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं फ्लैसिडिटी। ठीक है ना, तो मैं इसको भी डिफाइन कर दूं, फ्लैसिड स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये सब। फ्लैसिड स्टेट, द स्टेट ऑफ सेल in which the cytoplasm shrinks and the plasma membrane withdraws itself from the cell wall is called flaccid state, और इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, फ्लैसिडिटी, एंड द कंडीशन इज कॉल्ड फ्लैसिडिटी। ठीक है ना। नाउ फ्लैसिडिटी इज रिवर्स ऑफ टर्जिडिटी। ठीक है ना, ये भी चीज हम लोग मेंशन कर सकते हैं, फ्लैसिडिटी इज रिवर्स ऑफ टर्जिडिटी। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ठीक है, अब एक छोटा सा टर्म है प्लाज्मोलिसिस।
इसको भी हम लोग डिफाइन कर लें। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है? प्लाज्मोलिसिस सेम वही चीज है, द श्रिंकेज ऑफ द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम द सेल वॉल। द श्रिंकेज ऑफ सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम द सेल वॉल is called प्लाज्मोलिसिस। और बहुत ज़्यादा श्रिंकेज जब हो जाएगा तो सेल जो होता है डाई आउट हो जाता है, मर जाता है। ठीक है ना? यानी अब प्लाज्मोलाइट सेल जो होगा, यानी सारा का सारा जब पानी निकल जाएगा तो वो सिकुड़ जाएगा अंदर की तरफ, जो उसका सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ चल जाएगा, साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाएगा। अब उस सेल को फिर से अगर हम लोग वाटर में रख दें, उसको पानी मिल जाएगा तो फिर से वो बच जाएगा, यानी उसकी डेथ होने से बच जाएगी। लेकिन अगर वो पहले से ही मर चुका है श्रिंकेज की वजह से, तो फिर वो वापस टर्जिड स्टेट में नहीं आ सकता है। ठीक है ना? यानी प्लाज्मोलाइज्ड सेल को डीप्लाज्मोलाइज्ड किया जा सकता है, बट इट शुड बी प्लेस्ड इन वाटर बिफोर इट्स डेथ। ठीक है ना? अच्छा, नेक्स्ट टर्म इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अभी तक जितना भी हम लोग ने डिस्कस किया, जो भी फिनोमेना, उसमें एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस नहीं थी, मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं था। वो कंसंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से वहाँ पर मॉलिक्यूल्स का फ्लो होता है। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट एनर्जी एक्सपेंड करके होता है। ठीक है ना? पहले इसको डिफाइन कर लिया जाए। इट इज द मूवमेंट ऑफ molecules of substance against the concentration gradient। against the concentration gradient का मतलब क्या है? जैसे कोई सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अगर मूव कर रहा है तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इन दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। लेकिन अगर वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है ना? नॉर्मली क्या होता है, जहां सब्सटेंस ज़्यादा है वहां से कम की तरफ फ्लो करता है। जैसे एक आदमी ने डिओड्रेंट लगाया तो उसके बॉडी में सबसे ज़्यादा डिओड्रेंट है। ठीक है? जब वो जाएगा कहीं बैठेगा तो उसके बॉडी से गैस के फॉर्म में गैस मॉलिक्यूल्स वहाँ से एस्केप करेंगे, जो दूसरे को सुगंध महसूस होगा। तो ये जो फ्लो हो रहा है वो डिफ्यूजन है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन सपोज करिए कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होना शुरू हो, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन ये इतना आसान नहीं हुआ। क्यों? जैसे आपको पहाड़ के ऊपर से अगर कोई बड़ा सा पत्थर गिराना हो तो आप गिराएंगे, वो लुढ़कते लुढ़कते नीचे आ जाएगा। ठीक है? लेकिन नीचे से पत्थर को पहाड़ की ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, तब क्या करना होगा? एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। ठीक है ना? क्योंकि आप लेस एल्टीट्यूड से हायर एल्टीट्यूड की तरफ जा रहे हैं, अगेंस्ट दी हाइट जा रहे हैं आप। ठीक है? तो सेम वैसे ही है। इट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाय द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी stored in the form of ATP। जो सेल में ATP के फॉर्म में एनर्जी होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए उसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एनर्जी यूज करके सब्सटेंस को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जब मूव कराया जाता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। खास करके सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, ये सब आयंस का रूट्स के अंदर जो फ्लो होना है। ठीक है ना? क्योंकि ये आयंस रूट्स में ज़्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, बाहर सॉइल में लेस अमाउंट में है, तो बाहर से अंदर की तरफ इनका जो फ्लो होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से होता है। ठीक है ना? अच्छा, नाउ अब ये सारे फ्लो से अगर मान लीजिए सेल जो है टर्जिड स्टेट में चला जाए, जैसा अभी हम लोगों ने बात किया था ऑस्मोसिस में, तो सेल के लिए टर्जिड स्टेट क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टर्जिडिटी फॉर
सेल और वी कैन से प्लांट, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ टर्जिडिटी, देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी इसीलिए जरूरी है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू यहाँ आयंस एक्यूमुलेट होंगे। जब आयंस एक्यूमुलेट होंगे तो यहाँ पानी कम होगा, सॉल्यूट ज़्यादा होंगे, बाहर पानी ज़्यादा है तो पानी आसानी से अंदर आ सकता है। तो एंडोस्मोसिस हो सके इसके लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट होना भी जरूरी है रूट्स के सेल्स में। हम लोग एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स की बात कर रहे हैं, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन रिलेशन टू रूट सेल्स डिस्कस कर रहे हैं कि रूट सेल्स में होने वाले एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो रूट सेल्स में सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, ये सब आयंस का जो ट्रांसफर होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के फिनोमेना से होता है, और ये आयंस एक्यूमुलेट हो जाते हैं जिसकी वजह से जो रूट हेयर्स हैं उनके सेल सैप का कंसंट्रेशन हाई हो जाता है, इसलिए पानी आसानी से बाहर से अंदर एंडोस्मोसिस के थ्रू आ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि बाहर का सोल्यूशन हाइपोटोनिक हो जाएगा, अंदर जो होगा वो हाइपरटोनिक होगा। मोर डाइल्यूट से लेस डाइल्यूट, या हम कहें हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स का फ्लो होने लगता है, तो आसानी से वाटर अंदर आएगा रूट्स में, तभी रूट्स जो है वाटर और मिनरल्स को आगे एरियल पार्ट्स की तरफ उसको कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ टर्जिडिटी, पहला इम्पोर्टेंस क्या है? पहला इम्पोर्टेंस है कि जो प्लांट्स हैं उसमें जब सेल टर्जिड स्टेट में होता है तो इट प्रोवाइड्स ए डिफिनिट शेप टू द सेल, और साथ ही साथ मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है ना। तो मैं ये लिख सकता हूं कि पहला इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, एंड मेंटेन्स द शेप। पहला इंपॉर्टेंस हो गया इसका। जनरली एक दो इंपॉर्टेंस पूछा जाता है, देखिए कई सारे इंपॉर्टेंस हैं जो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। दूसरी चीज ये है, आप अगर अपने हाथ से मिट्टी निकालना शुरू करिए जमीन से, तो क्या ये इतना आसान होगा? क्या आप अपनी उंगलियों से मिट्टी निकालते चले जाएं, अंदर करते चले जाएं हाथ को? नहीं। लेकिन देखिए सीड्स जब जर्मिनेट करते हैं, जो सीड हम लोग लगा देते हैं मिट्टी में, तो उसका रूट धीरे धीरे मिट्टी के अंदर कितनी गहराइयों तक चला जाता है। कुछ ऐसे पेड़ हैं जैसे पीपल है, तो पीपल का रूट तो दीवार को भी फाड़ देता है। सोचिए उसके अंदर इतना फोर्स कहाँ से आता है, कोई मेटल का तो है नहीं वो। हम लोग को आमतौर पे अगर मिट्टी निकालना होता है जमीन से तो हम लोग किसी न किसी टूल का यूज करेंगे, अपने हाथ से नहीं निकाल पाएंगे हम लोग मिट्टी। लेकिन प्लांट का जो रूट है वो धीरे धीरे मिट्टी को हटाते हुए जमीन के अंदर जाता रहता है। तो ये जो मूवमेंट है रूट का इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, वो किस वजह से होता है? इस वजह से होता है क्योंकि रूट्स में टर्जिडिटी मेंटेन है। रूट सेल्स फुल्ली टर्जिड स्टेट में होंगे तो वो काफ़ी हार्ड होंगे, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे मिट्टी को हटाते हुए जमीन के अंदर जाते रहते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं कहूँगा इट हेल्प्स इन दी मूवमेंट ऑफ, या ग्रोथ कहूँ, ग्रोथ ऑफ रूट्स in the soil during and after germination, ठीक है। तीसरा है रूट प्रेशर। रूट प्रेशर क्या है? पानी जब अंदर आएगा, रूट के अंदर पानी एक्यूमुलेट होगा, तो यहाँ पानी इकट्ठा होने की वजह से एक प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से ये बगल के सेल में ये वाटर जाने लगेगा। फिर यहाँ टर्जिड स्टेट आएगा तो ये इसके बगल के सेल में जाने लगेगा। तो पानी आने की वजह से जो रूट के सेल्स में प्रेशर जनरेट होता है उसी को हम लोग कहते हैं रूट प्रेशर। जैसे बलून में आप हवा भरते जाएंगे तो एक प्रेशर क्रिएट होगा, बहुत ज़्यादा भरेंगे तो ब्रस्ट कर जाएगा वो। तो उसी तरह से पानी जब आ रहा है अंदर की तरफ, तो उसकी वजह से जो रूट के सेल्स हैं उसमें जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं रूट प्रेशर। तो मैं इसको लिख भी दे रहा हूं यहाँ पे, द प्रेशर इनसाइड द रूट ड्यू टू इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर।
इज कॉल्ड रूट प्रेशर। ठीक है, अच्छा, और क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है? स्टोमेटा, स्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजिंग, ये जो प्रोसेस है ये भी टर्गर मूवमेंट्स टर्जिडिटी से अफेक्टेड होता है। हालांकि इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे ट्रांसपिरेशन पढ़ते समय। ठीक है ना, तो मैं यहाँ बस लिख दे रहा हूँ, इन दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। और एक और है जैसे मिमोसा पुडिका, टच मी नॉट प्लांट, उस प्लांट को अगर आपने टच किया होगा तो आप देखेंगे कि जैसे आप उस प्लांट को टच करते हैं तो वो पत्तियां मुरझा जाती हैं। ठीक है ना, तो ऐसा इसलिए होता है कि जैसे ये लीफ है, छोटे छोटे लीफ होते हैं उसमें ऐसे ऐसे अब जैसे यहाँ पर सेल्स हैं तो ये टर्जिड स्टेट में, जैसे आप टच करेंगे तो टर्जिडिटी यहाँ का खत्म हो जाता है, मतलब उसकी पानी दूसरे सेल्स में चले जाते हैं। तो इसकी वजह से ये जो होता है पूरा ब्रांच ऐसे झुक जाता है, फिर कुछ समय बाद ये फिर ऐसे सीधा भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो मूवमेंट है इसको हम लोग कहते हैं टर्गर मूवमेंट, एंड इट इज ऑल्सो ड्यू टू डिफरेंस इन दी टर्जिडिटी। तो फॉर टर्गर मूवमेंट, टर्गर मूवमेंट्स इन सम प्लांट्स, कुछ पेड़ पौधों में टर्गर मूवमेंट्स देखने को मिलता है। उसी तरह से कुछ कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं, वो भी टर्गर मूवमेंट की हेल्प से इंसेक्ट्स को खा सकते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो। ठीक है ना, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंस है टर्जिडिटी का प्लांट के लिए। ठीक है ना, अब जो है जो एसेंट ऑफ सैप है, यानी जो सॉइल में वाटर और मिनरल से उसको एब्जॉर्ब करने के बाद वो चीज़ जो रूट में एक्यूमुलेट हुआ, यानी वाटर है अलॉन्ग विद डिजॉल्व मिनरल, वो प्लांट के एरियल पार्ट में कैसे जाता है। ठीक है ना, यानी उसमें कौन कौन से फोर्स इन्वॉल्व है, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फोर्स विच आर इन्वॉल्व इन दी एसेंट ऑफ सैप। एसेंट मतलब ऊपर की तरफ जाना, सैप मतलब वही वाटर अलॉन्ग विद डिजॉल्व मिनरल्स। ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एसेंट ऑफ सैप।